So hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Care. As we all know, in previous video we have studied about drug absorption. पिछली वीडियो में हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था. So our next topic is drug distribution. ADME का ही नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली कि जिस साइट से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम ड्रग लेते हैं और उस ड्रग का ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना, एब्जॉर्ब होना बॉडी में, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम, ब्लड हम पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हम सबको पता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन्स, हर चीज़ को लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो जब हमारी ड्रग ब्लड में आ जाएगी तो वो उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज हम बाद में देखते हैं, पहले हम डायग्राम पे फोकस करते हैं. इसमें क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट मतलब सबसे बेसिक कंपोनेंट है हमारा ब्लड, जिसके अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हुई होगी. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एंडोथीलियल बैरियर. इस मतलब हमारे होती है ना, लाइनिंग्स होती हैं बॉडी में. उस एंडोथीलियल बैरियर के अंदर हमारा सबसे इनसाइड वाला कंपोनेंट होता है टिश्यूज़ और फ्लूइड्स. ठीक है, तो ब्लड से लेके जब ड्रग हमारी टिश्यूज़ में जाती है, फ्लूइड्स में जाती है, उस चीज़ को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के सारे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद. ठीक है, इट डिटरमाइंस हाउ मच ड्रग रीचेज टू द साइट ऑफ एक्शन. ये हमें ये बताता है कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है, अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए. ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब ड्रग हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई उसके बाद उसकी कितनी अमाउंट, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है, अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करने के लिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ फेज़ में होती हैं. इसके 2 फेज़ होते हैं बेसिकली, इनिशियल फेज़ और सेकंड फेज़. अब इसमें क्या है इनिशियल फेज़ में कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं वो, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. अब ब्लड जो है वो वही तो ड्रग को लेके जा रहा है ना, तो जिस ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होगा ड्रग वहाँ पे सबसे जल्दी पहुँचेगी. ठीक है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब सबसे फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का उस ऑर्गन में जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन. सेकंड क्या है, स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन. उन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा जो लेस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन होंगे, जैसे कि मसल्स हो गया, फैट हो गया, स्किन हो गया. हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये एक ऐसी वॉल्यूम है जो हमें ये बताती है कि कितनी हमारी ड्रग जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है और कितनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. प्लाज्मा कहाँ होता है, ब्लड में होता है. ठीक है, क्योंकि ब्लड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स. तो कितनी इनडायरेक्टली कितनी ड्रग हमारी ब्लड में प्रेजेंट है या प्लाज्मा में प्रेजेंट है और कितनी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, अब अगर हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई साइड है, हायर साइड है, तो इसका मतलब हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा. इसका मतलब वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. और अगर हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर साइड है, तो इसका मतलब ये है कि ड्रग हमारी प्लाज्मा में ज़्यादा है, मतलब हमारे ब्लड में ही रह गई है, वो एब्जॉर्ब नहीं, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, जो हमें ये बताती है कि कितनी ड्रग हमारी बॉडी में है और कितनी प्लाज्मा में है. ठीक है, अगर हाई साइड है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका मतलब हमारी जो ड्रग है वो अच्छे से टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. और अगर लोअर साइड है तो इसका मतलब यह है कि ड्रग हमारी जो है वो प्लाज्मा में ही रह गई है, ब्लड में ही रह गई है, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या है, सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को वो होता है ब्लड फ्लो. ठीक है, अब हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड के थ्रू ही हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी बॉडी में.
सो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो, जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, उसमें हमारी जो ड्रग है वो ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गन्स विद लोअर ब्लड फ्लो, जैसे कि फैट और मसल्स। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतनी ही ज़्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब होता है हमारी बॉडीज़ में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज वो होती हैं जो आर्टीरियोल्स और वेनियोल्स को कनेक्ट करती हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्लड से टिश्यू में एक्सचेंज करवाती हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है और ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो अंदर आती है। मतलब ब्लड से टिश्यू में जो एक्सचेंज करवाती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। परमेबिलिटी मतलब आर पार होने की क्षमता, मतलब कितनी उसमें से कोई भी चीज़ कितने अच्छे से पास आउट हो सकती है। तो हमारे जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसमें ऐसा होता है कि कुछ ही ड्रग्स होती हैं हमारी जो उसमें से पास आउट हो सकती हैं, उसमें से हम सारी ड्रग पास आउट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जैसे कि हमारी वैसी ड्रग्स आ जाती हैं नारकोटिक्स वाली, जैसे कि अल्प्राजोलाम, डाइज़ापाम, यही हमारा से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती हैं। इसीलिए हमें इनसे सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है, मतलब नींद आती है और हम थोड़े से काम हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये टाइट जंक्शंस होते हैं इसमें, तो इसमें हर तरीके की जो वो है ड्रग जो है वो पास आउट नहीं हो सकती। तो ये ड्रग की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जितनी ज़्यादा किसी भी जगह की कैपिलरी की परमेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, हाइयर द कैपिलरी परमेबिलिटी हाइयर विल बी द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उस एरिया में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कैपिलरीज के बारे में, ठीक है, तो कैपिलरीज बेसिकली होती क्या है? ये होती है हमारी आर्टरी, ये होती है हमारी वेन। ठीक है, इसकी एंडिंग, आर्टरी की एंडिंग को हम कहते हैं जो थोड़ी पतली हो जाती है उसको हम कहते हैं आर्टीरियोल, और वेन्स की एंडिंग को हम कहते हैं वेनियोल्स। तो इन दोनों की एंडिंग जो मिलके ये नेटवर्क बनाती है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो मिक्सचर ऑफ आर्टीरियोल्स एंड वेनियोल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी। जब आर्टीरियोल्स और वेनियोल्स मिलके एक नेटवर्क बनाता है उस चीज़ को कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ ब्लड और टिश्यूज़ में एक्सचेंज होता है। इसी नेटवर्क के थ्रू सारे जितने भी हमारी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कह सकते हैं वो एक्सचेंज होगा ब्लड से टिश्यूज़ में। अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा नेक्स्ट फैक्टर इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फ्री ड्रग या बाउंड ड्रग। ठीक है, फ्री ड्रग जो हमारी होती है वो तो होती है एक्टिव ड्रग जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और इजीली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बाउंड ड्रग हमारी होती है जो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। ठीक है, तो वो एक टाइप से इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो एक्टिव नहीं होती, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और वो किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आर लिपिड सॉल्यूबल ड्रग। लिपिड सॉल्यूबल वो ड्रग्स होती हैं जो फैट में इजीली सॉल्यूबल होती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। ऐसी हमारी होती है लिपोफिलिक जो होती है फैट लविंग, मतलब वो इजीली लिपिड सॉल्यूबल मेम्ब्रेन में क्रॉस हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी अब हमें पता है कि वो एक तरीके से फैट से ही मिलके बनी हुई है। हमारी पूरी बॉडी में लिपिड की मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो किसी भी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उन मेम्ब्रेन्स से क्रॉस आउट होना पड़ेगा। तो जो भी ड्रग्स लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो हर तरीके की सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती हैं, और जो वाटर सॉल्यूबल ड्रग होती हैं वो कुछ एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वाटर ऑब्वियस सी बात है फैट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, जैसे कि ऑयल और वाटर। इसी वजह से हमारी लिपिड सॉल्यूबल लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? एक तो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फ्री ड्रग हमारी ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और बाउंडेड ड्रग जो किसी प्रोटीन से बाइंड है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट होने में क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स का जो ड्रग्स लिपोफिलिक हैं, मतलब लिपिड लविंग है, ठीक है,
तो वो ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी हर जगह, एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्यूबल ड्रग। वाटर सॉल्यूबल ड्रग कुछ एरियाज़ में जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में लिपिड्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। हमारा नेक्स्ट बैरियर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कुछ बैरियर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में ही, जो किसी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आता है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारा होता है वो हमारे प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ठीक है, तो ये वो बैरियर होता है जो हमारी ड्रग्स को ब्रेन में एंटर होने से रोकता है। ठीक है, ये कुछ ही ड्रग्स होती हैं स्पेशल बनी हुई जो इस बैरियर को क्रॉस आउट कर सकती हैं, जो इसमें हमारी नारकोटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, कि जैसे कि एल्प्राजोलाम, डाइज़ापाम, लोराज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम। ठीक है, ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं यही होती हैं सिर्फ नारकोटिक्स ड्रग्स, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन पे इफेक्ट शो करती है। जैसे कि हमें नींद आती है, सेडेटिव इफेक्ट, हिप्नोटिक्स इफेक्ट, ड्रोजीनेस, ये सब। ठीक है, नींद की गोलियां जो हम खाते हैं वो हमारा ये बैरियर क्रॉस कर सकती हैं ईजीली। ठीक है, तो दूसरा बैरियर क्या होता है? प्लेसेंटिया बैरियर। प्लेसेंटिया बैरियर का क्या मतलब होता है? ये प्लेसेंटिया जो होता है हमारा मदर को और फीटस को कनेक्ट करके रखता है वूम्ब में। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है हमारे मदर के पेट में, जब बच्चा पेट में होता है तो उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो मदर के थ्रू जाते हैं। अब वो ऐसे ही तो पहुंच नहीं जाते, तो ये प्लेसेंटिया होता है जो जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जो एक बच्चे को चाहिए वो मदर के थ्रू इसमें से पास आउट होके बच्चे में जाता है। ठीक है, और बच्चे का वेस्ट प्रोडक्ट इसी प्लेसेंटिया के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये वही बैरियर होता है कि जैसे मदर कोई भी मेडिसिन लेती है तो वो रोकती है, जिससे वो ये जो बैरियर होता है प्लेसेंटिया बैरियर, वो उस मेडिसिन को रोकता है जिससे वो मेडिसिन बच्चे के अंदर ना जाए। अगर क्योंकि बच्चे के अंदर जाएंगी तो वो साइड इफ़ेक्ट शो कर सकती हैं। तो एक ये हमारा बैरियर होता है। इसमें इन दोनों में टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे कुछ ही ड्रग को पास आउट होने की हेल्प करते हैं। ठीक है, ओनली स्मॉल नॉन आयोनाइज्ड लिक्विड सॉल्यूबल ड्रग ही पास हो सकती हैं। ठीक है, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं? अब नॉन आयोनाइज्ड ड्रग वो होती हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ना तो वो पॉजिटिव होती है ना वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, वो यूजुअली लिक्विड सॉल्यूबल ड्रग्स होती हैं, मतलब वो आराम से सॉल्यूबल होती हैं बॉडी के अंदर, और जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं बॉडी की, सेल वॉल हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, लिपिड मेम्ब्रेन हो गई, वो सबको ईजिली क्रॉस आउट कर सकती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजीली क्रॉस कर सकती हैं, प्लेसेंटिया बैरियर को भी इजीली क्रॉस कर सकती हैं। वो अच्छे से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच के अपना एक्शन शो करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में जो सिर्फ कुछ ही अमाउंट की ड्रग को पास आउट होने की हेल्प करता है, और प्लेसेंटिया बैरियर जो हेल्प करता है कि जिससे अनवांटेड ड्रग्स हमारी बच्चे के अंदर ना जाए, फीटस के अंदर ना जाए। कुछ नॉन आयोनाइज्ड ड्रग ही होती हैं जो हर तरीके की सेल वॉल को, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एज हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, डिसीज स्टेट हो गई, ये कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब एल्डर्स हो गए और नियोनेट्स हो गए, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नियोनेट्स। नियोनेट्स मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं पैदा हुए हुए, और एल्डर मतलब बड़े लोग। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, एज बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिस वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन में भी इफ़ेक्ट आता है, उनके प्रोटीन्स लेवल में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, और लीवर और किडनी क्या? लीवर और किडनी की अगर किसी बंदे को डिसीज़ है, ठीक है, तो वो उसका प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम कर देगा बॉडी के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। इसी वजह से अगर हमें इफ़ वी हैव लिवर और किडनी डिसीज़, इट विल रिड्यूस द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, जो प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल को कम कर देगा। अब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो ड्रग से बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो उन ड्रग्स को क्या कहते हैं? बाउंडेड ड्रग्स। और दूसरी ड्रग्स जो होती हैं वो होती है हमारी फ्री ड्रग्स। ठीक है, अगर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल ही कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में बाउंडेड ड्रग्स होंगी नहीं, सारी फ्री ड्रग्स होंगी, बस सारी एक्टिव ड्रग्स होंगी। तो हमारी बॉडी में अगर इतनी ज़्यादा एक्टिव ड्रग्स हो जाएंगी तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी और हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर देंगी, मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक, पॉइजनस इफेक्ट शो करेंगी। इस वजह से बाउंडेड ड्रग्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा
फ्री ड्रग का होना। तो डिसीज़ स्टेट में क्या होता है, अगर किडनी या लिवर की डिसीज़ है तो प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बाउंडेड ड्रग्स भी हमारी कम हो जाएंगी, बॉडी में सिर्फ फ्री ड्रग्स रह जाएंगी, जो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो टॉक्सिसिटी शो करेंगी एक दूसरे से ही इंटरेक्ट करके। लोगों को ना एक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे बाउंडेड ड्रग्स में और फ्री ड्रग्स में। तो बाउंडेड ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव होती हैं, मतलब वो एकदम से अपना एक्शन शो नहीं करती बॉडी के अंदर जाके। दीज ड्रग्स विल रिलीज इन द बॉडी स्लोली, ये अपना एक्शन धीरे धीरे शो करती हैं, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक शो करती हैं। दिस विल हेल्प टू मेंटेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हमारी बॉडी में जो अपना एक्शन शो करती हैं वो लंबे समय के लिए शो करती हैं और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को भी कम करती हैं। अब हमारी बॉडी में अगर बाउंडेड ड्रग्स ना हो तो सिर्फ फ्री ड्रग्स रह जाएंगी। फ्री ड्रग्स हमारी होती हैं एक्टिव ड्रग्स, ठीक है, जो अपना एक्शन जो है एकदम से शो करती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में इतनी सारी एक्टिव ड्रग्स हो जाएंगी तो वो एक दूसरे से ही इंटरेक्ट करेंगी और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देंगी, मतलब पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगी। इसी वजह से हमारी बॉडी में फ्री ड्रग्स और बाउंड ड्रग्स दोनों का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने टाइम पे फ्री ड्रग काम करेगी जो एक्टिव ड्रग है, और उसके थोड़ी देर बाद जब ज़रूरत होगी तो बाउंड ड्रग काम करेगी जो इनएक्टिव है, ठीक है, जिसे थोड़ा सा रिलीज़ होने में टाइम लगता है। तो इसी वजह से बाउंडेड ड्रग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ्री ड्रग इम्पॉर्टेंट है। होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये बाउंडेड ड्रग्स और फ्री ड्रग्स का नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोग मेरे को कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि जैसे कि एसिडिक ड्रग्स होती हैं और कुछ हमारी बेसिक ड्रग्स होती हैं। तो एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो बाइंड किस प्रोटीन से होती हैं, एल्ब्यूमिन से, और बेसिक ड्रग अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं, मतलब बाउंडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं, जैसे कि वारफेरिन और फिनेटोइन, ठीक है। तो यही ड्रग्स होती हैं जो हमारी बाउंडेड ड्रग्स में आती हैं। ये सिर्फ आप एक नॉर्मल लर्न कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ बाउंडेड ड्रग्स और फ्री ड्रग का कंसेप्ट आपको सिर्फ एक नॉर्मली समझाने के लिए बताया है, ये इतने डिटेल में कोई नहीं पूछता। बस मैंने कि अगर हम समरी देखें तो क्या है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपल सा प्रोसेस है। देखो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें मत लीजिए कि बहुत लेंदी है, छोटा सा टॉपिक है और इतना नहीं आता कुछ भी, ये तो मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से बता रही हूँ। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है कि जब हमारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम से निकलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ब्लड में हमारा कॉम्पोनेंट होता है प्लाज्मा। कुछ ड्रग जो होती हैं वो प्लाज्मा में ही बाइंड होकर रह जाती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं फ्री ड्रग्स जो वहाँ से निकल के अपना एक्शन एकदम से शो करती हैं, ठीक है। तो बाइंडेड ड्रग्स जो होती हैं वो थोड़ा स्लो एक्शन शो करती हैं, स्लोली रिलीज होती हैं बॉडी के अंदर, और फ्री ड्रग्स जो होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में होती हैं, वो एकदम से अपना एक्शन शो करती हैं। इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो हो गया ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैपिलरी परमेबिलिटी, जिनमें कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर उतना ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो ड्रग्स हमारी लिपिड सॉल्युबल होंगी वो इजीली हर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं जो हमारी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उस चीज़ को देखो, आप सीरीज़ में देखो, आपको तभी समझ में आएगा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और मेरे को कमेंट करके भी बताइए अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है।